हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम के बारे में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्या होती है, ये कहाँ ज़्यादा अपना इफ़ेक्ट करती है और किस तरह के साइन सिम्टम इस प्रॉब्लम में होते हैं, किस तरह की सिम्टम के आधार पर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए समझ पाते हैं, वह कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हैं जिनके द्वारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस को क्लियर करते हैं और क्या इनकी मेडिसिन है जिनके द्वारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। चूँकि पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है, जिससे आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के टोटल फैक्ट के बारे में जान सकें। मित्रों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को समझने के पहले हम आपको ये बताएं कि बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं वह किस तरह से एक दूसरे से आर्टिकुलेट होते हैं, जुड़ते हैं, कैसे उन दोनों जॉइंट्स, हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स हैं उनमें संधि होती है। तो आइए चलिए उसके लिए थोड़ा सा हम आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बोन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एनाटॉमी ऑफ जॉइंट ऑफ बोन्स के बारे में हम आपको बताएं। जॉइंट्स जो होते हैं वह कई तरह के मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स होते हैं। जॉइंट्स के बीच में एक साइनिवियल फ्लूइड या साइनिवियल मेम्ब्रेन्स होती है जो दोनों हड्डियों के सिरों को आपस के जोड़ लगते समय एक दूसरे से दूर रखती है, जिससे जोड़ या जॉइंट्स आपस में टकराए ना, दो हड्डियों के सिरे जो हैं वो आपस में टकराए ना। इस तरह से आर्टिकुलेशन या जॉइंट ऑफ बोन मेंटेन होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वह कौन सी कंडीशन होती है जिसकी वजह से जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने लगती है। मित्रों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज़। इसके लिए थोड़ा सा हम आपको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब हुआ ऐसी प्रॉब्लम जो समय के हिसाब से लगातार धीरे धीरे करके बढ़ती है और धीरे धीरे करके ठीक होती है। मतलब यह एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, यह शरीर से जल्दी ठीक नहीं होती। इसको ठीक होने के लिए टाइम लगता है और इसको डेवलप होने में भी टाइम लगता है। ऐसी प्रॉब्लम को क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। दूसरा शब्द जो हमने डेफिनेशन में यूज़ किया वो है प्रोग्रेसिव डिजीज़। प्रोग्रेसिव डिजीज़ का मतलब होता है वह बीमारी जो समय के हिसाब से शरीर में धीरे धीरे बढ़ती जाए, वह अपने रूप को बदलती जाए, नए नए पार्ट्स को इन्फेक्टेड करे। यहाँ हम रूमेटिक आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं। रूमेटिक आर्थराइटिस में यह प्रोग्रेसिवली बॉडी में एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में अपना इफ़ेक्ट दिखाती है। मतलब अगर पहले एक जॉइंट में इन्फेक्शन हुआ है, एक जॉइंट में पेन हुआ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम आए हैं, तो दूसरे जॉइंट्स में वह बढ़ जाएगी। तीसरा वर्ड जो इसकी डेफिनेशन में है वो है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये होता है कि बॉडी में इस बीमारी के कोई कारण नहीं है, शरीर स्वतः ही इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आइए थोड़ा सा चैप्टर, थोड़ी सी बात हम ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में बताएं। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या कहलाती हैं? जब शरीर में कोई भी बाहरी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उस इन्फेक्शन के लिए अपनी बॉडी में पहले से मौजूद प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यूनिटी की वजह से उस इन्फेक्शन को या फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए वर्क करने लगती है। जब कुछ इस तरह के बॉडी में केमिकल चेंजेस हो जाएं, रिएक्शन हो जाएं या परिस्थिति हो जाएं कि शरीर की खुद की इम्यूनिटी खुद डिस्ट्रॉय करने लगे, खुद के ऑर्गन को ही, खुद के सिम्टम्स को ही या खुद की इन्फेक्शन को बढ़ाने लगे या बीमारी को पैदा करने लगे, ऐसी कंडीशन को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंतर्गत ही आती है। इस तरह हम अगर एक सिंपल साधारण बोलचाल की भाषा में रूमेटॉइड आर्थराइटिस को समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि यह लगातार धीरे धीरे बढ़ने वाली, स्वतः ही पैदा होने वाली बीमारी है। मित्रों, ऐसा देखा गया है कि मेल्स फीमेल्स या किसी भी एज ग्रुप में
दोनों को, पुरुष नारी, किसी को भी किसी भी उम्र में इस बीमारी का इफ़ेक्ट होता है। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि यह बीमारी मुख्य रूप से 40 साल से ऊपर के महिला या पुरुष को मैक्सिमम देखी गई है। लेकिन ऐसा भी है कि यह बीमारी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में कुछ ज़्यादा होती है। यह बीमारी सिमेट्रिकली बॉडी में इफ़ेक्ट करती है। सिमेट्रिकली का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो दोनों शरीर के दोनों भागों में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर इस हैंड में रूमेटिक आर्थराइटिस का प्रॉब्लम शुरू हुआ है तो कुछ समय बाद प्रोग्रेसिवली इस हाथ में भी दर्द शुरू हो जाएगा। ये कंडीशन सिमेट्रिकल कंडीशन कहलाती है। रूमेटिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बॉडी में सिमेट्रिकली डेवलप होती है। आइए अब हम आपको बात कर रहे हैं कि वह कौन कौन से साइन सिम्टम हैं जिनके आधार पर हम ये जानकारी कर सकते हैं कि किसी को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है। तो आइए चलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक जॉइंट्स के बीच में होने वाला इन्फ्लामेशन है और इन्फ्लामेशन होने के समय किसी भी जगह पर अगर इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन के साइन होते हैं। वो साइन क्या होते हैं? रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन। हमें रूमेटिक आर्थराइटिस में जिस पोर्शन में भी, जिस जॉइंट्स में भी इसका इफेक्शन होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से प्रभावित होता है, उस ऑर्गन में, उस जॉइंट में वहाँ पर स्वेलिंग आने लगती है, वहाँ पर देखने पर उसमें रेडनेस आने लगती है, उसको टच करें तो वो हीट हो जाता है, गर्माहट होती है, उसके अंदर कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ स्वेलिंग टाइप की आ गई है, वहाँ कुछ भरा हुआ है, ऐसा महसूस होता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो इसके साथ जुड़ी है वो ये है कि यह प्रॉब्लम सुबह के टाइम ज़्यादा पेन करती है। जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उन्हें सुबह के टाइम ज़्यादा दर्द होता है। फर्स्ट मोशन में सुबह के उठते समय उनकी पूरी बॉडी में एक दर्द होता है, एक स्वेलिंग होती है और जॉइंट मूवमेंट में कट 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 की आवाज़ आना, स्टिफनेस रहती है। उनको फर्स्ट मोशन में दर्द होता है और कभी कभी दर्द बढ़ जाने की वजह से बॉडी में हल्का सा फीवरिश सेंसेशन लगता है, लगातार हल्का सा बुखार जैसा महसूस होता है। अगर यह प्रॉब्लम कई अंगों तक, कई जॉइंट्स तक फैल गई है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी साइन सिम्टम होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं इसके बारे में बताऊं, यह रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेनली छोटे छोटे जॉइंट्स में पहले इफ़ेक्ट करता है, इसके बाद बॉडी के बड़े जॉइंट्स में इफ़ेक्ट करता है। छोटे छोटे जॉइंट्स का मतलब जैसे कि फिंगर्स के जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट और पैरों के जॉइंट्स। इसके बाद नेक, शोल्डर, पेल्विक या हिप जॉइंट्स में भी इसका इफ़ेक्ट होता है। नी जॉइंट्स में भी इसके इफ़ेक्ट देखे गए हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि वह कौन से कारण हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि मित्रों हमने आपको अभी अभी बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब यह बीमारी स्वतः ही शरीर में पैदा हो जाती है। लेकिन फिर भी इसके कुछ फैक्ट हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मेनली ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के बावजूद भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस कुछ सेप्टिक कंडीशन हैं जिनके बाद अधिकतर होती हुई देखी गई है। जैसे कि रिपीटेड टॉन्सिलाइटिस के केस में लगातार दांत की कोई प्रॉब्लम बनी रहने के बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस ईजिली हो जाता है। इसके अलावा कोई इंजरी के बाद या कभी कभी किसी भी लगातार क्रोनिक डिजीज़ के बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इफ़ेक्ट हो जाता है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लगातार रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बने रहने के बाद देखते हैं कि उस जॉइंट्स में डिफॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है। उस जॉइंट्स का जो शेप है, जो साइज़ है, जो उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो जाता है। वहाँ पे स्वेलिंग दिखने लगती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, दर्द बढ़ जाता है। ख़ास तौर से जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अटैक बिग जॉइंट्स जैसे कि पेल्विक जॉइंट हुआ, नी जॉइंट हुआ या शोल्डर जॉइंट हुआ, यहाँ होता है तो व्यक्ति के चलने का जो प्रोसेस है, जो उसकी जो साधारण चाल है, उसमें भी अंतर आ जाता है।
कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हेरिडेटरी भी होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पेरेंट्स को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई है तो आपको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने की संभावना है। आइए अब हम बात करते हैं कि वह कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को क्लियर करने के लिए जनरली हम लोग कराते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को क्लियर करने के लिए हीमोग्लोबिन, ESR और RH फैक्टर सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा CPR, रिपीटेड MRI, एक्सरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस को क्लियर करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं। यहाँ मैं एक बात और क्लियर करूँ कि इस तरह के टेस्ट के अलावा हमें सीरम कैल्शियम का भी टेस्ट कराना चाहिए, जिससे हमें बोन की कंडीशन की जानकारी भी हो पाए। इस तरह के सारे ब्लड टेस्ट के द्वारा, एक्सरे के द्वारा हम ये क्लियर कर सकते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्लियर है। आइए अब हम बात करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जिनके द्वारा हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकते हैं। वैसे तो होम्योपैथी में किसी भी बीमारी के लिए कोई भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उन मेडिसिन के बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं जो जनरली यूज़ होने वाली दवाइयाँ हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे प्रमुख मेडिसिन जो होम्योपैथी में पहली ही अवस्था में देनी पड़ती है वो होती है मेडोराइनम 200। अगर दर्द ज़्यादा है तो मेडोराइनम 200 की 2 बूंद दिन में एक बार लगातार लेना पड़ती है। अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4 ग्लोब्यूल्स दिन में एक बार लगातार लेना पड़ती है। और अगर दर्द की स्थिति कम है तो मेडोराइनम मेडिसिन 200 पोटेंसी में सिर्फ एक डोज हफ्ते के हफ्ते या वीकली लेना पड़ती है। आइए दूसरी महत्वपूर्ण दवा के बारे में बात करें, वह है रूटा 30 और लीडमपाल 30। इन दोनों दवाइयों की 30-30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 4 बार लेने से इस बीमारी को आराम आता है। अगर बॉडी में लगातार दर्द की शिकायत है, लगातार स्वेलिंग है, रेडनेस है, ऐसी स्थिति में एपिस 30 2 बूंद दिन में 4 बार लेने से पेशेंट्स को दर्द में भी आराम आता है, स्वेलिंग में आराम आता है। इस दवा को लगातार लेने से इस दवा का इफ़ेक्ट होता है। जब पेशेंट की स्थिति काफ़ी बढ़ जाती है, उसकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम पूरी बॉडी में हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब लगातार दर्द बना रहे, स्वेलिंग बनी रहे, पेशेंट को फीवर बना रहे, ऐसी स्थिति में ब्रायोनिया 30 और रस्टॉक्स 30 को 30-30 पावर में हर 3-3 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं। दवा को अगर लिक्विड में ले रहे हैं तो 2-2 बूंद दिन में 3 घंटे में लेना है, और अगर गोलियों में ले रहे हैं तो 4-4 गोली को हर 3-3 घंटे में ले सकते हैं। लगातार इन दवाइयों के उपयोग करने से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके अलावा जब पेशेंट्स के जॉइंट्स में कट 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 की आवाज़ लगातार आती है, हर जॉइंट्स के मूवमेंट पर अगर इस तरह की आवाज़ आती है, तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छी मेडिसिन जो है वो होती है कास्टिकम 200। कास्टिकम 200 की 2 बूंद दिन में 3 बार लेने से इस तरह के रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले केसेस में हमें दर्द और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद मिलती है। इनके अलावा बायो कॉम्बिनेशन नंबर 19 बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के समय इन किसी भी दवाइयों के साथ में 4-4 गोली दिन में 4 बार लगातार दे सकते हैं। मित्रों, रूमेटिज्म आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को होम्योपैथी से बिल्कुल से जड़ से ठीक करने के लिए हमें लगातार दवा लेने की ज़रूरत होती है। हमें धैर्य के साथ लगातार होम्योपैथिक मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, जिसके द्वारा हम इस समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी दवाइयाँ होती हैं, इनके द्वारा ही सिर्फ हम होम्योपैथी के द्वारा ही हम रूमेटिज्म आर्थराइटिस को जड़ से ठीक कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में पर्टिकुलर फिजियोथेरेपी की मदद के द्वारा भी हम अपने ट्रीटमेंट में और जल्दी आराम ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी भी इस तरह की प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके उपयोग के द्वारा हमें इन दवाइयों का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला है। फिजियोथेरेपी और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ हम रूमेटिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को भी जड़ से ठीक कर सकते हैं। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के
बारे में हमें ज़रूर बताएं। और भी इसी तरह से वीडियो से जानकारी लेने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बीमारियों के बारे में नई नई जानकारी लें। धन्यवाद।